हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम विज्ञान के पाठ नंबर 4 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये विज्ञान का पाठ नंबर 4 अम्ल, क्षार तथा लवण पर आधारित है और ये कभी पाठ नंबर 5 हुआ करता था, यानी 2023 और 2024 के सेशन में ये पाठ नंबर 4 है बच्चों, लेकिन इससे पहले ये पाठ नंबर 5 हुआ करता था। तो शायद आपके पास पुरानी किताब होगी, तो पुरानी किताब में अगर आप पढ़ रहे हैं बेटा या उसके हेल्प से आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास पाठ नंबर 5 है ये। और अगर आपने नई किताब परचेज की है जो 2023 और 2024 के लिए है तो उसमें ये पाठ नंबर 4 है बेटा। तो 7वीं कक्षा के लिए ये पाठ नंबर 4 है, जिसमें हम अम्ल, क्षार तथा लवण के कुछ भौतिक और कुछ रासायनिक गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने बेसिक से कार्य से। तो आज मैंने सबसे पहले ना उठकर ब्रश किया और ब्रश करते वक्त मैंने कॉलगेट का इस्तेमाल किया। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा जिनके आंसर आप लोग दे पाएंगे बड़े ही आराम से। तो मैंने कॉलगेट का इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर खाना वाना खाने के लिए यानी ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं किचन में गया तो सैंडविच बनाकर रखे हुए थे जिसमें टमाटर डले हुए थे जो बहुत खट्टे थे। उसके बाद फिर करेले की सब्जी बनी थी जो कि कड़वे से फ्लेवर की थी, यानी कि थोड़ा सा कड़वा लग रहा था। उसके बाद जो सब्जी भी बनी थी यानी टमाटर और आलू की सब्जी बनी थी वो थोड़ा नमकीन बन गया था। अब सवाल उठता है कि मैंने यहाँ पर 3 तरह के टेस्ट के बारे में आप लोगों से चर्चा की। शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैंने खट्टा बोला, टमाटर खट्टा होता है। उसके बाद मैंने कहा सब्जी बनी थी नमकीन हो गई, तो वो नमक जो है वो लवण कहलाता है। हिंदी में नमक लवण होता है, ठीक है, यानी कि जो साइंटिफिक लैंग्वेज होती है तो उसमें बेटा नमक जो है वो लवण होता है। तो लवण के बारे में भी बताया मैंने। उसके बाद खट्टा यानी कि अम्ल के बारे में बताया, यानी जो चीजें खट्टी होती है वो अम्लीय होती है। और मैंने कड़वी चीज यानी करेले की सब्जी को कड़वा बताया, यानी वो क्षार होता है। तो ये कुछ गुणधर्म तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिए। अब इस पाठ में क्या है, चलिए चर्चा करते हैं और समझते हैं। इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे बेटा। शायद हो सकता है इस पाठ को पढ़ने में आपको 1 घंटा लग जाए, क्योंकि वन शॉट वीडियो है तो सारी की सारी चीजें हम समझेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद इससे अगली वीडियो में हम रिवीजन परफॉर्म करेंगे। और फिर पैटर्न तो आपको पता ही है, उससे अगली वीडियो में हम जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और उससे अगली वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो ये कह रहे हैं क्या कि अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये तो कुछ पदार्थ है, हम तो बहुत सारी चीजें खाते हैं। जैसे आप बेटा पनीर भी खाते हो, है ना, और उसके बाद जो है वो मक्के खाते हो, सब्जियां खाते हो, बहुत सारी चीजें खाते हो। हर किसी चीज के अंदर अलग अलग प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। क्या इनका स्वाद एक समान होता है? अरे भैया, जब स्वाद एक समान होता, सोच कर देखो आप, जब स्वाद एक समान होता तो हम बोर नहीं हो जाते खा खा कर। तो कभी कभी आपने देखा होगा अचानक से मन करता है यार मैं आज गोलगप्पे खाऊं, है ना, ऐसे वाली। तो कभी कभी खट्टा खाने का मन करता है, कभी कभी मन करता है कुछ चटपटी चीजें खाऊं जिसमें बहुत सारा नमक, मिर्च, मसाला वगैरह हो। कभी मन करता है प्लेन सी चीज खाऊं, कभी कुछ। यानी कहने का मतलब जो स्वाद है बेटा वो अलग अलग पदार्थों से अलग अलग प्रकार के हमें मिलते हैं। तो वही कहता है क्या कि हमारे पास जितने भी खाद्य सामग्रियां होती है उनमें सबका स्वाद अलग अलग होता है। आइए हम सारणी 4.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आप इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा है अब तक तो चलिए चखिए और परिणामों को अपनी तालिका में लिखिए। चलिए, अब नींबू का रस कैसा होता है? तो ये आप सभी को पता होगा कि नींबू का रस जो है वो खट्टा होता है। तो यहाँ पर आपको उदाहरण में दिया गया है खट्टा, कड़वा या फिर कोई और। तो जो भी आपको लगता है वो आपको लिख लेना। अगर आपको खट्टा लगता है बेटा तो वो खट्टा डाल देना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाल देंगे खट्टा, ठीक है, यहाँ पर आप खट्टा डाल देंगे, भैया ये खट्टा होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा संतरे का रस, वो भी खट्टा होता है ना। उसके बाद सिरका, ये भी खट्टा होता है। सिरका क्या होता है पता है आपको? एसिटिक एसिड से बनाया जाता है बेटा। जो आपने देखा होगा ना चाउमीन वगैरह बनाते हैं तो उसमें पानी जैसा कुछ डालते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, पानी जैसा दिखता है, बोतल से वो ऐसे करके छिड़कते हैं। काले वाली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सोया सॉस बोलते हैं उसे, ठीक है। जो दूसरा होता है ना जो ट्रांसपेरेंट होता है वो सिरका होता है। दही भी क्या होता है भैया? खट्टा होता है। इमली भी खट्टा होता है। शक्कर कैसा होता है? शक्कर मीठा होता है। तो इसमें यहाँ पर मीठे का जिक्र नहीं है तो यहाँ पर आप मीठा अपनी तरफ से लिख देंगे। वही कह रहे हैं क्या कि जिन स्वादों के बारे में आपको ज्ञान है वो आप यहाँ पर भर लेंगे। नमक कैसा होगा? अब नमक मीठा थोड़ी हो सकता है, नमक कैसा होगा बेटा? नमकीन होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे? नमकीन। इस तरीके से आप भर लेंगे। उसके बाद आंवला कैसा होगा?
तो आंवला खट्टा होगा, ठीक है ये। उसके बाद खाने का सोडा कड़वा होता है, यानी थोड़ा कड़वा सा टेस्ट होता है, ठीक है, तो कड़वा लिख देंगे आप यहाँ पर। अंगूर कैसा होता है, थोड़ा खट्टा सा, थोड़ा सा मीठा सा, तो खट्टा भी लिख देंगे और इसमें और मीठा भी लिख देंगे, क्योंकि हम कहते हैं ना कि अंगूर कैसे है, तो भैया खट्टा मीठा है, कभी खट्टा सा ऐसे वाला स्वाद आता है, कभी मीठा आ जाता है। कच्चा आम, इसमें तो कोई सवाल जवाब ही नहीं है, कच्चा आम कभी मीठा थोड़ी होता है, वो खट्टा होता है। हाँ, कुछ आमों की प्रकृति होती है जो कच्चे में भी मीठा लगता है। खीरा, खीरे के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कैसा स्वाद होता है। खीरा जो है अगर सही से साफ ना किया जाए तो कुछ कड़वा सा लगता है ना। अगर आपने देखा होगा आपकी मम्मी जो खीरा लाती है बेटा, तो आपने देखा होगा खीरे को पहले साफ करते हैं, ऐसे करके रगड़ते हैं ना और छिलका उतारते हैं। जब साफ नहीं करते बेटा तो वो कड़वा सा लगता है थोड़ा। अब कहता है कि खाने की चीजों को, सभी चीजों को बेटा ऐसे ही नहीं खा लेना चाहिए, कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो जहरीली होती है। तो जो खाने योग्य पदार्थ हैं, जो आपके मम्मी पापा आपको देते हैं या आपके स्कूल में टीचर जिनके बारे में बताते हैं या जिनका ज्ञान आपको है, यूट्यूब पर भरोसा बिल्कुल मत करना। पहले ही कह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें फेक होती है यूट्यूब के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वीडियोज मत देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूसरे चैनल से मत पढ़ो या समझो, देखो, लेकिन डायरेक्ट उसे अप्लाई मत करो। कि कई लोगों ने देखा होगा भैया वो कुछ आते हैं ना चिप्स वगैरह, बहुत कड़वे होते हैं, बहुत खट्टे होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, बहुत तीखा होता है, तो ऐसा कुछ आता है, तो वो सब ट्राई मत करना बेटा, ठीक है। यूट्यूब पर देखकर कुछ ट्राई करने की कोशिश नहीं करनी। तो कह रहा है किसी भी वस्तु को तब तक मत खाना या नहीं खाना चाहिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना गया हो। यानी कि आप अभी बच्चे हैं बेटा, आपकी उम्र होगी लगभग 13 साल, है ना, 12 से 13 साल के होंगे आप। और 13 साल की उम्र में हमने सारी चीजें तो खाई नहीं है, तो जो मम्मी पापा ने हमें बताया खाने के लिए वही हम खाते आए हैं। तो वही कह रहे हैं क्या कि ऐसी सिचुएशन में आपको जो परामर्श दिया जाए वही खाएं। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श भी ना करें जब तक ऐसा करने के लिए कोई आपसे ना कहे, यानी कि कोई बड़ा, कोई समझदार, कोई आपका जानकार ना बोले। ऐसे सबके कहने की बात ना माने। अभी राह चलते हुए देखते हो ना कि भैया कोई बिस्कुट दे तो नहीं खाना चाहिए, कोई टॉफी दे तो नहीं खाना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है कि कोई कुछ मिलाकर खिला देता है, जहरीली चीजें होती हैं, आपको पता नहीं होगा, आप खा लोगे तो नुकसान होगा। इसीलिए आप देखेंगे इनमें से बहुत सारी जो पदार्थ हमने खाए बेटा, उनमें कुछ खट्टे हैं, कुछ कड़वे हैं, कुछ मीठा है, कुछ नमकीन है। यही चीज तो हमने बात की, तालिका में यही देखा हमने। अब कहता है क्या कि अम्ल और क्षारक क्या होते हैं। क्षारक, अम्ल और क्षारक हमारे आसपास में, जैसा कि मैंने बताया बेटा आपको, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब कुछ खट्टी होती है। अब खट्टी चीजों के उदाहरण में हमने देखा ना, नींबू का रस था, संतरे का रस था, सिरका था, दही था बेटा, इमली था, ये सब खट्टे होते हैं। तो इसीलिए हमने कहा क्या कि अम्ल जो है वो खट्टे होते हैं। वहीं पर अगर हम क्षारक की बात करें तो क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे नीम का पत्ता हो गया बेटा, नीम का पत्ता कड़वा होता है। उसके बाद बेटा आपने देखा होगा साबुन भी कड़वे होते हैं। साबुन गलती से मुंह में चला गया हो कभी तो आपने महसूस किया होगा ऐसा, और नहाते वक्त, या शैम्पू वगैरह। उसके बाद बेटा आपने करेला खाया, वो कड़वा होता है। दवाइयां कड़वी होती है ना। तो कह रहा है दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका स्वाद में खट्टे होते हैं। यानी कि तात्पर्य यह निकलता है कि जो चीज स्वाद में खट्टे होते हैं बेटा, स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हीं पदार्थ को हम अम्ल कहते हैं। इन पदार्थों का खट्टा स्वाद इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल यानी एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है, यानी ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति को हम क्या कहेंगे, अम्लीय। एसिड भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है। ये ध्यान रखना बेटा, शायद ये पेपर में पूछा जाए। लैटिन शब्द किससे हुई है, एसियर से हुई है। और ये क्या कह रहा है आगे, जिसका अर्थ है खट्टा, यानी ऐसे पदार्थ जो स्वाद में बेटा खाने पर खट्टे लगे। अब हर चीज को हम स्वाद में नहीं ले सकते। अब आपसे कोई कह देगा कि भैया बताओ HCl क्या होता है। HCl होता तो अम्लीय है, पर उसको आप स्वाद करके नहीं बता सकते क्योंकि बहुत ताकतवर होता है बेटा। आपके शरीर पर गिरता है, शरीर को जला देता है। तो सोचो जीभ पर जब टच करोगे उसे चखने के लिए तो जीभ भी जल जाएगी, है ना, खराब हो जाएगी जीभ। तो इसीलिए याद रखना है कि हर चीज स्वाद करके नहीं महसूस की जा सकती कि वो खट्टी है नहीं। तो उसके हम आगे कुछ रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। ये कैसे अम्ल है बेटा, ये प्राकृतिक अम्ल है। यानी अम्ल इस हिसाब से दो प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। पहला प्राकृतिक अम्ल,
ऐसे अम्ल जो प्रकृति से हमें सीधे तौर पर मिलते हैं, जो भी खाने वाली चीजों से मिलते हैं बेटा, इन्हें हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो प्राकृतिक नहीं होते बेटा, जिन्हें कंपनियों में बनाया जाता है। अब कहोगे ऐसे कौन से अम्ल है? ऐसे अम्ल है बेटा हमारे कौन से, बताओ बताओ, अभी नाम लिया ना मैंने, एसिड में कौन सा? HCl, वेरी गुड, HCl हो गया बेटा, H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, सुन लो बस बाद में काम आएगा आपके, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया। ये सब कहां से आते हैं? ये सब बेटा हमें बनाने पड़ते हैं, ये सब फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, लैब में बनाई जाती है। तो ये शरीर से नहीं मिलता, किसी पौधे से नहीं मिलता। हालांकि हमारे शरीर में होता है HCl पेट में, लेकिन HCl को हम कभी भी प्राकृतिक अम्ल नहीं कहते हैं। उसके बाद कह रहा है खाने का सोडा। चलिए खाने का सोडा कैसा था? तो मैंने अभी बताया ना कि भैया खाने का सोडा कैसा था, स्वाद में कड़वा था। क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? ना। यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? भैया कड़वा है, क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है कि यह अम्ल तो नहीं है। इतना तो आपको पता लग गया कि जो चीजें खट्टी है वो अम्लीय है, जो चीजें खट्टी है वो अम्लीय है। तो इससे ये तात्पर्य हुआ कि ये खट्टा नहीं है, तो मतलब ये अम्लीय नहीं है, तो इसे हम कभी भी बेटा अम्लीय तो नहीं बोल सकते, है ना। अब इसका स्वाद होता है कड़वा, जैसा मैंने आपको लिखवाया। तो कड़वा होता है मतलब जैसे आप समझ लो नीम, नीम नीम जैसे कड़वा होता है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगली के बीच में रगड़े तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। इसीलिए साबुन में भी क्या होता है बेटा? क्षारक होता है, वो भी कड़वे होते हैं। तो साबुन जैसे आपने देखा ना, गीला करें हाथों को और साबुन पर अपने हाथों को रगड़े और उसके बाद ऐसे ऐसे महसूस करें तो आपको महसूस होगा चिकना चिकना लग रहा है। तो वही कह रहे हैं क्या कि ऐसे ही इसके विलयन को, इसके भी पानी के घोल को अगर हाथ के बीच में या उंगलियों के बीच में ऐसे करके रगड़ के मसलना शुरू करें आप, तो आपको चिकना चिकना लगेगा। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं उन्हें हम क्षारक कहते हैं। यानी कोई अगर आपसे पूछ ले बेटा कि क्षारक क्या होता है, तो आप बताएंगे क्या? ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की जो प्राकृतिक है या प्रकृति है बेटा, वो क्षारीय कहलाती है या क्षारकीय कहलाती है। अब क्षारक समझ में आ गया, अम्ल समझ में आ गया। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें कैसे पता चलेगा? अब देखो हर चीज को हम चख नहीं सकते ना। अब मान लो मैंने कहा कि एक पत्ता मैं जाकर जंगल से तोड़कर लाया और मैंने बोला बेटा बताओ ये अम्ल है या क्षार, बताओ। अब मैं जंगल से तोड़कर लाया हूं जिस पत्ते के बारे में आपको कोई भी ज्ञान नहीं है, और मैंने कहा इसको चक्कर बताओ कि ये अम्ल है या क्षार। अब शायद मेरे पर आप भरोसा कर लो, तो चलो ठीक है कर लिया, मैं आपको कभी गलत चीजें तो दूंगा नहीं, या आपके टीचर कभी गलत चीजें तो देंगे नहीं, या आपके मम्मी पापा तो देंगे नहीं। मान लो कोई अनजान व्यक्ति आता है जिसको आज तक आपने देखा नहीं और आपसे बोलता है कि बताओ अम्ल और क्षारक क्या होते हैं, ये क्षार क्या होते हैं, और बताओ कि अम्ल और क्षार के बीच में अंतर कैसे स्पष्ट करते हैं। तो आप बोलोगे अम्ल होता है जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक होता है जो स्वाद में कड़वे होते हैं। अच्छा ये बताओ ये पत्ता आपका अम्लीय है या क्षारक? अब क्या आप उसको चखना चाहोगे? नहीं, हम उसे नहीं चखेंगे बेटा। क्यों? पत्ते में भी जहर हो सकता है, जहरीले पत्ते भी जंगलों में पाए जाते हैं। तो बेटा हर चीज को हम चखकर तो नहीं पता कर सकते वो अम्लीय क्षार है। तो इसीलिए हमें एक विशेष प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं बेटा सूचक, इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर। जैसे मोटरसाइकिल, गाड़ी, इन सब में इंडिकेटर देखे होंगे ना, पीले कलर के होते हैं। अच्छा मुझे दाएं जाना है तो चलो दाएं वाला इंडिकेटर जला लेते हैं, अच्छा मुझे बाएं जाना है तो बाएं वाला इंडिकेटर जला लेते हैं, अच्छा मुझे सीधे जाना है तो इंडिकेटर नहीं जलाते। अब सवाल उठता है कि इंडिकेटर क्या बताता है कि भैया मुझे दाएं जाना है या मुझे बाएं जाना है। ऐसे ही इंडिकेटर, जिसे आप हिंदी में सूचक कहते हैं बेटा, अम्ल और क्षार की प्रकृति को बताने का कार्य करता है। ऐसे अम्ल और क्षार की प्रकृति जिनको हम चख कर नहीं बता सकते क्योंकि बहुत खतरनाक होते हैं, और सभी पदार्थों को चखना सच में बहुत खतरनाक है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो मैंने सांप का जो जहर होता है वो एक बोतल में भर दिया, ठीक है, और उसका एक ड्रॉप लिया और मैंने बोला बताओ कि यह अम्ल है या क्षार। सोचो आप, क्या उसको हम चख कर बताएंगे? अरे क्या पता चखते ही निकल जाए, मतलब समझ रहे हो निकल जाने का मतलब। तो इसीलिए हम चख कर तो नहीं बता सकते। तो कुछ ऐसे पदार्थ चाहिए होंगे जिनको हमारे शरीर में डालने की जरूरत ना पड़े और हम बता सके कि अम्ल है या क्षार, तो वो कहलाते हैं सूचक। सूचक भी दो प्रकार के होते हैं बेटा, जैसे अम्ल दो प्रकार के थे ऐसे सूचक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, जो प्रकृति से पाए जाते हैं, जैसे कि हो गए बेटा आपके टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी कभी आपके सफेद कपड़े पर गिर गया हो
यानी कि स्कूल के ड्रेस पर, तो आप उस पर बेटा साबुन रगड़ कर देखना, आप देखोगे जहां पर हल्दी लगा होगा ना वहां साबुन का रंग चाहे कैसा भी हो, साबुन कैसे भी रंग का हो, लेकिन कपड़े का रंग वहां पर ऑरेंज हो जाता है, थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज हो जाएगा, यानी हल्दी का जो पीला दाग था वो ऑरेंज में रूपांतरित हो जाता है। अब ये क्या बताता है कि कहीं ना कहीं आपका जो साबुन था वो क्षार था। समझ में आ गया? तो ये था कैसा सूचक? ये था प्राकृतिक सूचक। ऐसे और भी प्राकृतिक सूचक होते हैं बेटा, जैसे कि हमारा हो गया वो चाइना रोज। चाइना रोज, चाइना रोज जिसे आप गुड़हल भी बोलते हैं, तो चाइना रोज के जो पत्ते होते हैं ना, लीव्स, पंखुड़ियां होती है, उसको आप पीसें, पीसने के बाद उसको पानी में थोड़ी देर के लिए उबाल दें, उबालने के बाद उसको छान लें और फिर जो आपको लिक्विड मिलेगा उस लिक्विड का भी टेस्ट करके आप बता सकते हो कि चीजें, यानी उस लिक्विड की मदद से भी आप बता सकते हो कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो वही कह रहे हैं क्या कि कोई भी पदार्थ चाहे वो अम्लीय है अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचक मतलब जो सूचना देते हैं। सूचकों को जब अम्ल या क्षारीय पदार्थों में मिलाया जाता है या उसके विलयन में मिलाया जाता है तो उसका रंग बदलता है। जैसे इसमें हल्दी आ गया, लिटमस आ गया, गुड़हल जिसे चाइना रोज कहते हैं बेटा, उनकी पंखुड़ियां आ गई, इससे रंग में बदलाव आता है। जैसे अब यहाँ पर हमारे पास कुछ और अम्ल है। एसिडिक अम्ल सिरका है, किसमें पाया जाता है? सिरके में। याद रखना है, ये पेपर में आ सकता है। फॉर्मिक अम्ल, ये भी प्राकृतिक अम्ल है बेटा, कहाँ पाया जाता है? चींटी के डंक में। उसके बाद है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक बोलो या साइट्रिक बोलो, तो ये नींबू के जो रस होते हैं उनमें, संतरे के रस, यानी जो खट्टी चीजें होती है ना, खट्टे खाने वाली चीजें, उनमें पाया जाता है। उसके बाद आता है लैक्टिक अम्ल, जो पाया जाता है दही में। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक में। एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है आंवला या फिर सिट्रस फलों में। उसके बाद टर्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में, कच्चे आम में, इमली में, इन सब में पाया जाता है। चलिए, अब जो ऊपर पढ़ा उसके आधार पर हमने अम्ल के बारे में जान लिया। हमने जान लिया कि इन पदार्थों में कौन सा अम्ल है? प्राकृतिक अम्ल। रासायनिक तौर पर जो लैब में बनाया जाता है बेटा, उसे मानव निर्मित अम्ल कहते हैं, जिसके उदाहरण मैंने आपको बताया HCl, H2SO4, HNO3 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये कह रहे हैं क्या? ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्राकृतिक पाए जाते हैं, यानी प्रकृति में पाए जाते हैं, इनको कभी भी नहीं बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं क्षारक का नाम और किस में ये पाया जाता है। क्षारक में बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ये चूने का पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये खिड़की की कांच आदि साफ करने वाली उपयुक्त मार्जक में पाया जाता है, यानी कि जिसे आप कॉलिन कहते हैं, स्प्रे मारते हैं ना वो शीशे साफ करने के लिए, तो वो। उसके बाद कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है, जो हमारे स्किन को बेटा साफ करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है इनो में, पेट के जो एसिडिटी होती है उसको कम करने में। ये सब के सब आपके क्या हैं? ये सब के सब आपके क्षारक हैं। चलिए, अब हम सूचक के बारे में और पढ़ते हैं। 4.2 हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। क्या हाँ, सूचक जो है वो हमारे आसपास में पाए जाते हैं? हाँ, बिल्कुल पाए जाएंगे। और सूचक बेटा बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूचक हमें बताने में मदद करते हैं कि वो पदार्थ आपका एसिडिक था या फिर बेसिक, अम्लीय था या फिर क्षारकीय है। तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? हमारे पास आगे जो मेंशन्ड है वो है बेटा यहाँ पर लिखा हुआ लिटमस एक प्राकृतिक रंजक। या तो आप इसे रंजक बोलो या फिर आप इसे सूचक बोलो, एक ही बात है। तो लिखा हुआ है लिटमस एक प्राकृतिक रंजक। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। अब ध्यान रखना, कई बार पेपर में बेटा रंजक के नाम से प्रश्न पूछा जाता है और कई बार जो है वो सूचक के नाम से प्रश्न पूछा जाता है। दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज मत हो जाना, गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, इसे लाइकेनो यानी कि एक तरीके का आप कह सकते हो शेक से निष्कर्षित किया जाता है। आसूत जल में इसका रंग माव यानी नील शोण होता है और जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है और जब इसे क्षारीय में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। यानी खास बात देखो, ये भी एक प्राकृतिक सूचक है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना टर्मरिक यानी कि हल्दी, हल्दी की खास बात क्या थी? वो सिर्फ और सिर्फ क्षार के साथ अभिक्रिया करता है बेटा। क्षार के साथ अभिक्रिया करने के बाद उसका रंग जो है वो थोड़ा सा
रेडिश हो जाता है, लाल सा हो जाता है, ठीक है, ऑरेंज जैसा भी कुछ दिखेगा आपको, लेकिन उसका असर अम्ल पर कुछ नहीं पड़ता, अम्ल पर कुछ भी नहीं पड़ता, अम्ल में उसका रंग परिवर्तित नहीं होता। तो यहाँ पर जो सूचक है जिसे आप बोल रहे हैं क्या बेटा, लिटमस, ये एक ऐसा सूचक है जो अम्ल में भी रंग का परिवर्तन दिखाएगा और क्षार में भी रंग का परिवर्तन दिखाएगा, ठीक है। यह विलयन के रूप में, क्या कर दिया दूसरा, यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिसको मैं आपको बेटा अगली वीडियो में बताऊंगा, दिखाऊंगा। ये या तो लिक्विड के रूप में होता है, ठीक है, क्या करना है, जिसका भी टेस्ट करना है उसके ऊपर इसको 2-4 बूंद डाल दो और फिर देखो कि उसका रंग परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ। रंग परिवर्तित हुआ तो कैसा हुआ, क्या वो लाल बन गया तो अम्ल है, क्या वो नीला बन गया तो क्षार है, और कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब ना तो वो अम्ल है ना वो क्षार है। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में भी उपलब्ध होता है, जिसे हम लिटमस पेपर के नाम से भी जानते हैं बेटा। यह है लाइकेन, यानी जिसे आप इंग्लिश में लीचेन भी कहते हैं। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये किसका चित्र है, लीचेन का चित्र है। एक तरीके का ये फंगस जैसा कुछ होता है, पौधे जैसा होता है, उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद बेटा इसे पीसा जाता है, पीस कर पाउडर बनाया जाता है, पाउडर के बाद उसमें हम पानी में मिलाकर उसे विलियन बना लेते हैं, या फिर बेटा उसका जो है वो ऐसा पत्र तैयार किया जाता है, यानी उस सॉल्यूशन में पेपर डुबोकर बाहर निकाल लेते हैं और आपको ऐसा पत्र दिखाई देता है जिसे आप कहते हैं लाल या नीला लिटमस पत्र। ये क्रियाकलाप है जो आप कर सकते हैं, मैं करके भी दिखाऊंगा। चैनल के साथ बने रहना है, अगर आप चैनल के साथ बने रहेंगे तो सारी एक्टिविटीज कराऊंगा मैं और सब कुछ आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो चीजें आपके स्कूल में नहीं होती है ना वो सारी करवाऊंगा, लेकिन चैनल के साथ बने रहना है आपको। क्रियाकलाप है 4.1, एक प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परखनली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए जिससे कि वो विलियन बन जाए। ड्रॉपर की सहायता से विलियन की एक बूंद को लिटमस पत्र पर डालिए। अब जो विलियन आपने बना लिया उसको लिटमस पत्र पर डालना है, जैसे इसमें चित्र में दिखाया गया है। तो आप उसको ना नीले लिटमस पत्र पर भी डालना और लाल वाले पर भी। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो नीला लिटमस पत्र है बेटा वो लाल हो जाएगा, क्योंकि हमने जो विलियन इस्तेमाल किया वो अम्लीय था और अम्लीय होने के कारण वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। लेकिन लाल लिटमस पत्र के ऊपर अगर हम अम्लीय डालेंगे तो उसका कोई भी परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा, यानी नीले को लाल कर देगा तो वो अम्ल है, नीले को अगर वो लाल नहीं कर पाया तो फिर वो अम्ल नहीं है। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना है। इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ भी दोहराइए। अब आपके पास क्या क्या है? नलके का पानी है, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट का घोल है, यानी जिसे आप सर्फ कहते हैं बेटा, वातीय पेयजल है, यानी कि जो आपके वो होते हैं ना बेटा कोल्ड ड्रिंक वगैरह, साबुन का विलियन है, शैम्पू है, सामान्य नमक का विलियन है, शक्कर का विलियन है, सिरका है, बेकिंग सोडे का विलियन है, दूधिया मैग्नीशियम है, धावन सोडा है, धोने का जो सोडा होता है, खाने का सोडा होता है, चूने का पानी होता है। इन सब के साथ आप अभिक्रिया कीजिए और ये ध्यान रखना इन सबको बनाने के लिए आसूत जल का प्रयोग करना है, ठीक है। आसूत जल कैसा जल होता है? जिसमें कोई भी कह सकते हो आयन नहीं होते। चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा को पानी में घोलिए, विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर तक रखा रहने दीजिए, क्योंकि बेटा ये एक अभिक्रिया करता है जिसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती है और आपका विलयन गर्म हो जाएगा, हाथ पर गिरेगा तो हाथ जल भी सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा देखकर करना है। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव्य को निकालिए और इस प्रकार से आप अभिक्रिया कीजिए और जो भी प्रेक्षण में आता है उसको आप यहाँ पर लिखिए। तो जो चूने का पानी था वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा, और उसकी वजह से परीक्षण का जो विलयन है वो हम चूना पानी लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? चूना पानी आएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आप ऐसे करके लिख लेंगे चूना पानी। लाल लिटमस पत्र पर कैसा असर होगा? चूने का पानी जो होता है बेटा वो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो लाल लिटमस पत्र को वो नीला कर देगा। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या बेटा? नीला कर देगा, कर देगा लिख लेना आप यहाँ पर, ठीक है, नीला कर देगा।
वहीं पर नीले लिटमस पत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब वो कैसा है, वो है क्षारीय। ठीक है, कैसा है बेटा, क्षारीय। तो आप यहां पर लिख लेंगे क्षारीय। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेटा ना तो नीले पर कुछ असर डालते हैं और ना ही लाल पर। ऐसे पदार्थों को हम उदासीन कहते हैं। उदासीन, उदास, मतलब किसी से अभिक्रिया नहीं करना। जैसे मैं उदास हो जाऊं, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, तो ऐसे ही सेम कोई ऐसा विलियन ना तो वो नीले लिटमस पत्र के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ना लाल के साथ कर रहा है, उदास बैठा हुआ है, किसी के साथ कुछ कर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब वो उदासीन विलियन है। तो वही कह रहे हैं क्या कि कुछ ऐसे विलियन भी मिलेंगे आपको, ऐसे विलियन जो नीले या लाल लिटमस पत्र के परिवर्तन यानी कि रंग में परिवर्तन नहीं करते हैं, उदासीन विलियन कहलाते हैं। ये पूछा जा सकता है उदासीन विलियन किसे कहते हैं। ऐसे विलियन जो नीले और लाल लिटमस पेपर पर असर नहीं डालते, उन्हें उदासीन कहते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं या क्षारीय होते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद बेटा हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक, इसके बारे में मैं बता चुका हूं। आपको एक सफेद कपड़ा लेना है, अगर आपके घर में कुछ एक्स्ट्रा पड़ा है बेटा, या फिर पीस ऑफ पेपर भी ले सकते हो, कागज का टुकड़ा भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आप कपड़ा लोगे तो मम्मी मारेगी। तो पीस ऑफ पेपर ले लेना, ड्राइंग शीट जो आती है उसके ऊपर हल्दी का घोल बना लेना और उस पर कोई डिजाइन बना लेना, कुछ भी, कोई नाम लिख देना, कुछ भी लिख देना। उसके बाद उसको क्या करना है आपको, उसको साबुन का घोल बना लेना और उसके ऊपर हल्की हल्की एक कोट मार देना। जैसे कि आप पेंटिंग करते हैं ना, पेंटिंग, वैसे आप उसके ऊपर थोड़ा घोल लगा देना और सुखा देना। आप देखना कि उसका कलर जो है ना वो पीले से लाल हो जाएगा। अब यही बताता है कि कहीं ना कहीं वो क्षारीय था। कौन, साबुन का घोल या फिर शैम्पू का घोल। एक चम्मच में हल्दी का पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। शाही सोखता यानी कि ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। इसी पत्र को पतली पतली पट्टियों में काट लीजिए। हल्दी पत्र के ऊपर एक बूंद साबुन का विलेन डालिए और देखिए क्या होता है। भैया क्या होगा बता तो दिया, लाल कलर में दिखेगा आपको, थोड़ा सा ऑरेंजी। इसी प्रकार सारणी 4.3 में दिए गए विलेनों की परीक्षा कीजिए, यानी जो यहाँ पर हमने ट्राई किया था बेटा उन सब के बारे में, और अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.3 में नोट डाउन कीजिए जो नीचे दिया गया है। तो कहते हैं क्या असर पड़ेगा, तो नींबू का रस हल्दी के विलियन पर प्रभाव क्या पड़ेगा, हल्दी के विलियन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि नींबू का रस जो है वो अम्ल है, ठीक है, या अम्लीय है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और अगर ये अम्लीय है तो इसका असर नहीं पड़ने वाला। संतरे का रस भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वो भी अम्लीय है, ठीक है। सिरका भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वो भी अम्लीय है। दूधिया मैग्नीशियम ये बेटा क्षार होता है। कैसा होता है, क्षार। तो आप बोलेंगे हल्दी का पीला रंग, यहां लिखेंगे पीला रंग, आप लिख लेना बेटा, पीला रंग लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा। या फिर आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो जाएगा लिख लो या होगा लिख लो, ठीक है। आप यहां पर ये भी लिख सकते हो रंग में परिवर्तन होगा, ठीक है, या फिर शॉर्ट में लिखना है तो आप लिख सकते हो रंग परिवर्तन। रीजन क्योंकि ये बेटा क्षार होता है। क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है। खाने का सोडा भी सेम, ये भी वही, ये भी क्षार होता है। चूहे का पानी भी वही क्षार होता है। शक्कर पर कोई असर नहीं होगा, रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये वाला रीजन लिख देना। बट यहाँ पर याद रखना शक्कर जो है वो उदासीन होता है, यहाँ पर उदासीन लिख लेना। ऊपर वाले में हमने लिखा है ना हमने, यहाँ पर बेटा उदासीन लिख लेना। नमक भी यहाँ पर कोई असर नहीं होगा और नमक भी बेटा क्या होगा, उदासीन ही होगा, क्योंकि असर सिर्फ अम्ल और क्षार का ही पड़ता है इन पर। और यहाँ पर खासकर अगर हम टर्मरिक की बात करें, हल्दी की, तो सिर्फ और सिर्फ क्षार का ऊपर पड़ता है। वही क्रियाकलाप यहाँ पर दिखाई गई है जो मैं बता रहा था आपको। आप अपनी माता जी के जन्मदिन पर उनके लिए एक विशेष प्रकार का बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे कागज का शीट काटकर हल्दी का पेस्ट बनाइए और उसे सुखा लीजिए, उसको पूरा डुबोकर पेस्ट बना लीजिए। कोई रुई या फाहे की सहायता से इसे चूने के पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए, ठीक है। चूने का पानी भी कैसा होता है बेटा, क्षार होता है। या फिर आप चूने का पानी आपके पास नहीं है अगर, तो क्या करोगे आप, साबुन का पानी ले लो, शैम्पू का पानी ले लो, आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। देखो जो कभी पीला था ये
वो डालने के बाद कैसा हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा। तो ऐसे ही, तो ये चूने का पानी है, ये हल्दी का पेस्ट है। अब समझ में आया कि मेरी सफेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन के धोते ही लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन विलयन क्षारकीय है, यानी कि हमारा साबुन का जो विलयन है बेटा वो क्षार होता है। और मैंने यहाँ क्षारीय लिखा है, क्षारीय भी लिख सकते हो, अगर आप क्षारकीय लिखना है तो क्षारकीय भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप क्षारकीय लिख लेना क्योंकि आपके बुक में क्षारकीय है। तो ये इस तरीके से आप इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद है बेटा सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प। गुड़हल यानी कि जिसे आप कहते हैं बेटा क्या, चाइना रोज। गुड़हल एक पुष्प की पंखुड़ी लीजिए, यानी गुड़हल एक प्रकार का पुष्प है और जिसे आपने देखा भी होगा बेटा। तो ये बोल रहा है कि ना आप इसकी पंखुड़ी ले लीजिए, उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी या जल डालिए, मिश्रण को कुछ समय तक रखने दीजिए, जल रंगीन ना हो जाए, जब तक रहने दीजिए जब तक जल का रंग गुड़हल के रंग जैसा ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदे सारणी के हिसाब से मिलाते जाइए और चेक करते जाइए। अब क्या होगा वो बताइए। आरंभिक रंग कैसा है, यानी कि जब आप ये क्रियाकलाप करेंगे बेटा तब इसका उत्तर सही से दे पाएंगे। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, आप कर पाएंगे। आपको ये करना है बहुत आसान, आपके आसपास में क्या मिल जाएगा, चाइना रोज मिल जाएगा, गुड़हल मिल जाएगा। ठीक है, उसको आपको तोड़कर लाना है, उसके पत्ते को लेना है, पानी में डुबोकर, गर्म पानी में डुबोकर छोड़ देना है तब तक जब तक कि पत्ते का रंग पानी में न चला जाए। पानी रंगीन हो जाएगा, उसको छान लेना है। अब उसकी बूंदे, कुछ बूंदे लेनी है और ये क्रियाकलाप करना है। आरंभिक रंग कैसा होगा, अरे भैया आरंभिक रंग कैसा होता है गुड़हल का, गुड़हल का आरंभिक रंग कुछ हरा सा, कुछ लाल सा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर डालेंगे। अंतिम रंग कैसा होगा, तो शैम्पू के साथ कैसी अभिक्रिया करेगा, नींबू के साथ कैसी करेगा, सोडा के साथ कैसी करेगा, तो इन सब के हिसाब से आपको करना है। तो पहले आगे पढ़ लेते हैं, फिर उससे हमें निष्कर्ष मिल जाएगा। देखो, सूचक का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी यानी मेजेंटा कर देगा, यानी जो अम्लीय होगा उसका रंग कैसा हो जाएगा, मेजेंटा। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी यानी मेजेंटा कर देगा, क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। उसका खुद का कलर कैसा होता है बेटा, उसका खुद का कलर थोड़ा सा लाल होता है। तो आप यहाँ लाल लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सभी में लाल ही रहेगा, सब में लाल रहेगा क्योंकि आरंभिक कलर तो लाल ही है उसका। ठीक है, और ये शैम्पू का कलर लिखना है। ठीक है, नींबू के रस का कलर लिखना है, ये नींबू के रस और शैम्पू के कलर लिखने बेटा, कलर उसके नहीं लिखने। ठीक है, एक मिनट मैं बता देता हूँ क्या है ये। शैम्पू के कलर का लिख देना। यहाँ पर शैम्पू का कलर कैसा था, तो ज्यादातर शैम्पू जो है वो देखा होंगे आपने नीले से होते हैं, तो यहाँ नीला लिख देना। जैसा भी शैम्पू का कलर है बेटा वो आप डाल देना, नीला लिख लेना, हरा लिख लेना, जैसा भी है। अंतिम रंग कैसा है वो देख लेना। अब शैम्पू जो है वो कैसा होता है बेटा, शैम्पू होता है क्षार, तो आपको अंतिम रंग में हरा ही रंग मिलेगा। नींबू का रस जो था वो कैसा था, थोड़ा दूधिया था, तो आप लिखेंगे भैया दूधिया होता है, थोड़ा दूधिया सा कलर होता है इसका। अंतिम रंग आपको कैसा मिलेगा, आपको मिलेगा मेजेंटा यानी गहरा गुलाबी, गहरा गुलाबी। इस हिसाब से जो अम्ल है ना उसमें ये लिख देंगे, जो क्षार होगा उसमें ये लिख देंगे, और जो भी पदार्थ आपने लिए उसके कलर को यहाँ पर आप भर लेंगे। तो ये खुद से कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, मुझे कमेंट करके बता देना। लेकिन जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे के ठोस कणों के साथ रखता हूं तो मुझे परिणाम नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, तो खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण करो। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी पदार्थ अम्लीय या क्षारीय तब हमें पता लगेगा। देखो ये रहा ना गुड़हल का रंग, देखो कैसा है, गुड़हल का रंग थोड़ा सा लाल है ना, थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो थोड़ा लाल सा है, हल्का लाल। ठीक है, आप लिखेंगे इसमें हल्का लाल, हल्का लाल रंग दिखाई देता है आपको, लाल कह सकते हो, गुलाबी सा कह सकते हो। क्षारक में कैसा हो गया, देखो हरा हो गया, और इसमें देखो गहरा गुलाबी हो गया जिसे आप मेजेंटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहेगा कि विलयन के साथ करना है, तो इसीलिए यह ध्यान रखना विलयन ही लेने हैं हमें। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर अम्लीय, क्षारीय और उदासीन के विलयनों के रंग परिवर्तन को भी देख सकते हैं।
पहली आपके लिए निम्नलिखित समस्या लेकर आइए, चलिए हल करते हैं। कॉफी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा, तो बताइए क्या है वो है क्षार। अम्ल है या क्षार, तो बताइए क्या होगा, तो वो होगा क्षार। रंग से तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको पकड़ना है स्वाद को, ठीक है। प्रश्न बड़ा ही है दुश्वार, स्वाद के कारण है अनजान, बिना परीक्षण हो ना ज्ञान। बताइए, बिना परीक्षण हो ना ज्ञान, क्या होगा वो, लिटमस या फिर सूचक, ये भी हो सकता है ना। तो ये पहेली थी जिसका उत्तर हमने दिया। क्रियाकलाप 4.4 शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि ये क्रियाकलाप अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तंतु विलयन ले और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा और भी बहुत सारी चीजें हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी ले। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से प्रत्येक विलयन पर 3-3 सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.5 में लिखिए। अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक क्या है, अम्ल है। लिटमस पत्र पर प्रभाव, हल्दी के पत्र पर प्रभाव। अब हल्दी पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं क्योंकि अम्ल का तो कोई पढ़ा ही नहीं था। और गुड़हल पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो गुड़हल पर हमने क्या पढ़ा था कि गुड़हल पर गहरा गुलाबी हो जाता है, तो यहां पर लिख लेंगे गहरा गुलाबी, ठीक है, गहरा गुलाबी रंग हो जाता है। लिटमस पत्र पर नीला लाल हो जाएगा, नीला किसमें परिवर्तित हो जाएगा बेटा, वो लाल में हो जाएगा। ऐसे करके आप लिख लेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है तो नीला से लाल लिख दिया मैंने, यहां पर क्या लिखेंगे, नीले से लाल। ऐसे और भी कह रहा है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, CaOH ट्वाइस चूने का पानी, ये सूत्र याद रख लेना, पेपर में पूछा जा सकता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH ट्वाइस, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है बेटा HCl। इसमें क्या होता है, लाल से नीला हो जाएगा, लाल से नीला, आप यहां लिख लेंगे लाल से नीला। हल्दी पर इसका प्रभाव होगा क्या, हाँ होगा, कैसा हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा। गुड़हल पर कैसा होगा, ये हरा हो जाएगा। रंग रंग लिखना है बस में। ऐसे एक आप कोई भी अम्ल, क्षार या फिर इनमें से चूज कर करके लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर ये सारे अम्ल हैं, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया पहले, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, नाइट्रिक अम्ल लिया, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो ये सब हमारे अम्ल और क्षार हैं। तो स्टार्टिंग के यहां तक जो है ना, ये सब हमारे अम्ल हैं, इनमें अम्ल लिखा भी हुआ है। और यहां से लेकर यहां तक सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा हमारा यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहां तक ये सारा का सारा क्षार है। तो इसके रंगों को यहाँ पर लिखना है। चेतावनी में क्या कह रहा है, प्रयोगशाला अम्ल और क्षारकों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये अम्ल बहुत खतरनाक होते हैं, क्षार बहुत खतरनाक होते हैं बेटा। जो अम्ल और क्षार आपको प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं उनसे बहुत खतरनाक होते हैं, यानी आपके शरीर पर इसका बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि ये क्षारक प्रकृति में संक्षारक होते हैं, मतलब गला देते हैं, सड़ा देते हैं, ये जो त्वचा में ज्वलन उत्पन्न करते हैं और इससे बहुत हानि पहुंचाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उदासीनीकरण करने के बारे में। उदासीनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें अम्ल के प्रभाव को क्षार से कम किया जाता है और क्षार के प्रभाव को अम्ल से कम किया जाता है। सच एज, मान लीजिए आपके पेट में एसिडिटी हो रही है, आपने देखा होगा पेट में एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, जाओ जी दवाई लेकर आओ, या फिर हम क्या करते हैं, बताओ। अरे कितना आसान तो है। आपके घर में अगर बेकिंग सोडा है बेटा, खाना बनाने वाला सोडा, पानी में घोलो और पी जाओ। अगर रात में आपकी दुकानें बंद हो गई आसपास की और आपके बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई, प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको क्या करना है, खाना बनाने वाला सोडा रखा हुआ होगा, पानी में एक चुटकी डालें, घोलें और पी जाए, बिना कुछ सोचे। कड़वा लगेगा लेकिन पेट में राहत मिलेगी, एसिडिटी कम हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, आपके पेट में एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी का मतलब हो गया अम्लीय गुण आ गया। हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट में बेटा HCl होता है, जो खाने को गलाने सड़ाने का काम करता है, यानी कि कह सकते हो कि पचाने का, और साथ ही बैक्टीरिया को, वायरस को, यानी हमारे शरीर में अगर कोई परजीवी घुस गया है खाने के माध्यम से, उसको मारने का कार्य करता है। तो अगर हमारे शरीर में बेटा HCl बहुत ज्यादा बना तो हमारे शरीर के अंदर क्या करेगा,
प्रॉब्लम करेगा ना, हमारे पेट में गड़बड़ी कर देगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, क्षारक खाना पड़ता है उसको कम करने के लिए। अब क्षारक किस चीज में पाया जाता है, तो बेकिंग सोडा में था ना, खाना बनाने वाले सोडे में। तो बेकिंग सोडा आप चुटके भर लो, पानी में डालकर पी जाओ। या फिर बेटा इनो का पैकेट हम लेते हैं, है ना, तो इनो के पैकेट में भी हमारे क्षारक ही होते हैं, बस उसमें स्वाद और डाल दिया जाता है जिससे कि अच्छा लगे, कड़वा ना लगे। अब कहोगे इनो में तो कोला फ्लेवर आता है, जलजीरा फ्लेवर आता है, वो फ्लेवर अलग से ऐड किया जाता है बेटा, लेकिन उसमें जो पदार्थ होता है वो क्षारक ही होता है, जिससे कि आपके पेट की एसिडिटी कम हो जाती है, मजा आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो वही कह रहा है कि हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, पढ़ लिया। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये पॉइंट बार बार रिपीट कर रहा है और यहां से प्रश्न पक्का आते हैं, यानी कि ये अम्ल और क्षार वाले, ठीक है, किससे क्या हो जाता है। आइए अब देखें कि क्या होगा कि अगर हम अम्ल को क्षार के साथ मिलाएं और फिर उसके बाद हम उसको सूचक को, मतलब सूचक के साथ अभिक्रिया कराएं। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया होगा, जिसका नाम है फिनोफ्थलीन। क्या है बेटा? फिनोफ्थलीन। ये एक ऐसा सूचक है बेटा जिसे हम कहते हैं मानव निर्मित सूचक। अब तक जो हमने सूचक पढ़ा, गुड़हल पढ़ा, हमने हल्दी पढ़ा बेटा, और हमने क्या पढ़ा, लीचेन, यानी कि हमने लिटमस सॉल्यूशन पढ़ा। ये सब प्राकृतिक थे। अब हम एक ऐसे सूचक की बात करने वाले हैं जो प्राकृतिक नहीं है, जिसे लैब में बनाया जाता है। इसे कहते हैं बेटा फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन इस तरीके से पढ़ लेना। क्रियाकलाप 4.5, यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, यानी बच्चे खुद नहीं करेंगे। बाकी सारे क्रियाकलाप जो आपके वो वाले हैं ना बेटा, जो प्राकृतिक वाले हैं, उनसे आप खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी परख नली में 1/4 भाग तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए, इसका रंग नोट कीजिए। कुछ नहीं, पानी जैसा होता है। HCl का जो रंग होता है ना बेटा, वो पानी जैसा होता है। जैसे बोलते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो पानी का कोई रंग ही नहीं होता। तो ऐसे ही HCl का भी कोई रंग नहीं होता। हाँ, वो बात अलग है कि HCl पुराना हो गया है, काफी पुराना हो गया, तो पीला हो जाता है हल्का हल्का, लेकिन इसका खुद का कोई रंग नहीं होता। फिनोल्फ्थलीन विलयन के कुछ बूंद हम डालेंगे और 2-3 बूंद के बाद उसका हम रंग देखेंगे। तो अब देखो, बूंद डालने के बाद उसका रंग कैसा हो गया है, कैसा हो गया है, पिंक हो गया है ना। तो इससे क्या पता चला कि जब हमने डाला परख नली में और इसे धीरे धीरे हिलाया तो अम्ल का जो रंग था वो परिवर्तित होता दिखाई दिया। पहले आपका रंग था ही नहीं कुछ भी, है ना। तो जैसे देखो ना, बिल्कुल एकदम पानी जैसा ही तो है, लेकिन फिर जैसे ही बूंदे गिरने लगी इधर से नीचे तो उसका रंग पिंक में बदल गया। तो अम्लीय विलयन की जो भी रंग था, वैसे तो रंग था नहीं, फिर उसमें अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदे डालिए। अब परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन का रंग परिवर्तित हुआ? तो अब कहता है क्या विलयन को निरंतर हिलाते रहिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए तब तक इसका रंग गुलाबी ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या निकला कि अम्ल से इसका रंग गुलाबी नहीं हुआ, रंग गुलाबी हुआ है, अम्ल से नहीं हुआ। किससे हुआ है? क्षार से। तो जब क्षार डाला जाता है और इसमें होता है बेटा फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन जो हमने यहां पढ़ा था, ठीक है, ये पूरा का पूरा फिनोल्फ्थलीन लिख लेना इसे, ठीक है। तो जब वो डाला जाता है, सूचक डाला जाता है, तब उसका रंग हुआ कैसा हो गया बेटा? वो हो गया पिंक। कैसा हो गया? पिंक। पिंक लिख लो या फिर इसको गुलाबी कह दो। तो इसका रंग पिंक तब होता है जब क्षारक डलता है, अम्ल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप ये याद रखना, यहां पर लिख देता हूं, अम्ल पर प्रभाव नहीं पड़ता, अम्ल पर प्रभावहीन, इतना लिख दो, अम्ल पर प्रभावहीन। इसका मतलब अम्ल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता फिनोल्फ्थलीन का। इसमें फिनोल्फ्थलीन डाला था तब भी उसका रंग कैसा था बेटा? तब भी उसका रंग पानी जैसा ही था। अम्ल और सूचक का रंग कैसा था? पानी जैसा ही था, ठीक है, पानी जैसा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ना तो फिनोल्फ्थलीन का कोई रंग होता है बेटा और ना ही होता है यहाँ पर अम्ल का रंग। दोनों के दोनों मिलने के बाद दिखते ही नहीं है कि मिलाए भी गए हैं। पर जैसे ही इसके अंदर क्षारक डालना शुरू किया जाता है तो जैसे ही एक बूंद गया तो उसमें पिंक हल्का हल्का दिखने लगा, 2 बूंद गया फिर पिंक दिखने लगा। जब इतना ज्यादा पिंक दिखने लगे कि आप कह सके ओ पिंक हो गया, तब आपको क्षारक डालना बंद कर देना है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि हम कहीं ना कहीं फिनोल्फ्थलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्षार को पता करने के लिए।
इनमें से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूंद और मिलाइए, अब देखिए क्या होता है, फिर से रंगहीन हो जाता है। देखा ना, रंगहीन था ना, क्या था, रंगहीन। अम्ल का रंग रंगहीन था, पानी भी रंगहीन था। अब इस अभिक्रिया को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करना है, ठीक है, तो आप देखोगे फिर से गुलाबी हो जाता है। तो बार बार वही क्रियाकलाप करना है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोल्फ्थलीन गुलाबी रंग देता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है या क्षारीय होता है तो फिनोल्फ्थलीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत याद रखना, देखो क्या लिखा है, इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो वो रंगहीन रहता है, कोई रंग नहीं होता। तो यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि फिनोल्फ्थलीन का असर अम्ल पर कैसा होता है, क्षार पर कैसा होता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन को मिलाया जाता है और दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, तब किसी अम्ल या क्षारक को उचित मात्रा में मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया में ना तो वो अम्लीय रहता है और ना ही क्षारीय, तो इसे हम कहते हैं बेटा उन दोनों की प्रकृति लुप्त हो जाती है। और इस प्रकार का अम्लीय ना तो अम्लीय व्यवहार करता है ना क्षारीय, और ऐसे को हम उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन। उदासीनीकरण प्रक्रिया में बेटा पदार्थ जो निर्मित होता है उसे हम लवण कहते हैं। लवण अम्लीय और क्षारीय और उदासीन तीनों हो सकते हैं, यानी हमें जो मिलता है ना बेटा नमक, वो तीनों में से कोई भी हो सकता है, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन भी हो सकता है। अब उदासीन का मतलब क्या, जब आप देखो अम्ल ताकतवर है, मैंने बोला अम्ल जो है वो ताकतवर है क्षार से, और दोनों को मिलाया जाता है, तब जो विलयन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अम्लीय मिलेगा। कैसा मिलेगा बेटा, अम्लीय मिलेगा। समझ में आ गया। उसके बाद अगर अम्ल जो है वो क्षार से कम ताकतवर है, क्षार ज्यादा ताकतवर है, तो आपको कैसा मिलेगा बेटा, वो क्षारकीय मिलेगा, ठीक है, क्षारकीय। और अगर दोनों की ताकत बेटा एक समान है, यानी अम्ल की ताकत जो है वो क्षार के समान है, जितनी ताकतवर ताकत में वो है उतनी वो, तो इसमें आपको कैसा मिलेगा, उदासीन मिलेगा, ना तो अम्लीय मिलेगा ना ही क्षारीय मिलेगा। तो वही कह रहा है, ये सभी क्रिया को याद रखें। अम्ल में क्षारक मिलाया जाता है तो मिलता है बेटा लवण, और साथ में मिलता है जल, जिसका सूत्र होता है H2O। निम्नलिखित अभिक्रिया का एक उदाहरण है जो याद रख लेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने आप में अम्लीय व्यवहार करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा अपने आप में क्षारीय व्यवहार करता है, सोडियम क्लोराइड ये अपने आप में उदासीन लवण है, उदासीन, ठीक है। उसके बाद जल मिलता है और कुछ ऊष्मा भी निकलती है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, बूझो ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो गया अथवा ठंडा होगा, बताइए। गर्म होगा। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। 4.4 दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। देखिए आपको अपाचन हो गया, अपाचन हो गया मतलब पेट में जो है एसिडिटी हो गई। तो अभी मैंने इसके बारे में ही बताया था कि आप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल पी सकते हो बेटा। आपके जो आमाशय है उसके अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जलन सी हो रही है, एसिडिटी हो गई है, तो आप जो है साबुन का घोल तो नहीं पी सकते ना साबुन का घोल तो नहीं पी सकते, तो इसीलिए खाने वाले सोडे का घोल बनाए, पानी में डालें और पी जाए, या फिर इनो इत्यादि पी लें, या फिर बेटा दवाई भी खा सकते हैं, ठीक है। चीनी का डंक, सॉरी चीनी कह रहा हूँ, चींटी का डंक। चींटी के डंक में बेटा फॉर्मिक एसिड होता है, वो भी अम्लीय है। तो अगर आपके आसपास में बेटा कोई भी क्षारीय पदार्थ है तो उसे आप लगा लीजिए, करेला रगड़ लो, शैम्पू रगड़ लो, साबुन लगा लो, इनो पाउडर में पानी मिलाकर रगड़ लो, तो उससे बेटा जलन कम हो जाएगी उसकी। तो वही कह रहा है कि आप कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जाता है। कैलेमाइन भी कैसा होता है बेटा आपका, ये बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है कैलेमाइन। शायद ना दिख रहा हो, आप दिखेगा, बेसिक होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये कह रहा है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है और ये अपने आप में बेसिक है, जिंक कार्बोनेट होता है, याद रखेंगे। मृदा उपचार, अगर आसपास में आपने देखा है कि उर्वरकों का उपयोग किया जाता है तो मृदा जो है वो अम्लीय बन जाती है। यदि मृदा अम्लीय होगी बेटा तो इसके कारण क्षारकीय, देखो लिखा हुआ ना, यदि मृदा अम्लीय अथवा क्षारकीय हो जाते तो पौधे जो हैं वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अगर ऐसी स्थिति में आते हो कि मृदा अम्लीय हो गई है तो उसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर उसे उदासीन कर देते हैं, ठीक है, अथवा बुझा हुआ चूना मिला देते हैं। और अगर वो क्षारीय हो गई है बेटा तो उसमें हम कुछ रसायन मिलाकर उसको अम्लीय थोड़ा सा डालकर उसको उदासीन कर लेते हैं।
कारखानों का जो अवशिष्ट निकलता है बेटा, जो कारखानों से वेस्ट निकलता है, वो भी अम्लीय और क्षारीय हो सकते हैं। तो वो जो अम्लीय और क्षारीय होते हैं तो उसको भी उदासीन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम उसे ऐसे ही पानी को बहा देंगे, नदियों में नालों में डाल देंगे बेटा, तो उससे होगा क्या, कहीं ना कहीं हमारे आसपास के जो पानी है वो प्रदूषित हो जाएंगे और फिर हमको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए उसको भी बहाने से पहले उदासीन कर लिया जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से। अम्ल क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो, ठीक है, और इसकी खास बात होती है कि बेटा अपने आप में कह सकते हो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्षारक जो है स्वाद में कड़वे होते हैं, साबुन जैसा टच होता है, यानी छूने में साबुन जैसा स्पर्श देते हैं। उसके बाद ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। सूचक ऐसे पदार्थों का कह सकते हो उपयोग है, या ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय या क्षारकीय गुणों को बताने में मदद करते हैं। उदासीन विलयन ऐसे विलयन को कहा जाता है जिन विलयनों का ना तो लाल लिटमस पत्र और ना ही नीले लिटमस पत्र पर कोई अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अम्लीय गुणों को क्षार मिलाकर उसको उदासीन किया जाता है, या फिर क्षारीय गुणों में अम्ल मिलाकर उदासीन किया जाता है। लवण वो पदार्थ है जो उदासीनीकरण की प्रक्रिया से हमें प्राप्त होता है। इसके बाद आपने क्या सीखा, हमने बहुत कुछ सीखा। ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। सबसे पहले लिखा हुआ है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, साबुन का स्पर्श देते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल, और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं क्षार। वे पदार्थ जो अम्लीय होते हैं और जो अम्लीय नहीं होते और जो क्षारीय नहीं होते उन्हें उदासीन कहते हैं। ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय और क्षारीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं उन्हें हम सूचक कहते हैं। सूचक ध्यान रखना, ये तो अभी हमने रंग के आधार पर किया है, एक सुगंध के आधार पर भी होता है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करने के बाद लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी और उदासीन भी। कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अगले वीडियो के अंदर हम बेटा इस पार्ट का रिवीजन परफॉर्म करेंगे, और रिवीजन के बाद बेटा फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अभ्यास के, और फिर उसके बाद फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल पर पहली बार आए बेटा तो धमाधम चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस ऐसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे तो बस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना। समझ में आया ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।